नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे रोजगार की। कई दिनों से हमारे दर्शक कह रहे हैं कि भाई आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं, रोजगार पे इतनी चर्चा हो रही है, रोजगार वायरल हो रहा है, रोजगार ट्रेंड कर रहा है, इसके बावजूद आप हम मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया मैं कहता हूं, लेकिन वो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उनसे तो लोग करीब करीब उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि वहां ये बात सुनी जाएगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब आप लोग यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, आप लोग भी इस आवाज को जोर शोर के साथ नहीं उठा रहे हैं। तो आज हम रोजगार पे बात करने बैठे हैं, रोजगार पे बात शुरू करेंगे। क्यों रोजगार पे बात कर रहे हैं? एक ऐसी सरकार के दौर में जिसको 7 साल हो गए सरकार में आए हुए, और जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसके बावजूद अगर हमें आज रोजगार पे बात करनी पड़ रही है। मोदी रोजगार दो एक ट्रेंड चल रहा है जो जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। पूरे देश में नौजवान उसके पक्ष में ट्वीट या रीट्वीट ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, और उनमें से हर एक के पास एक सवाल है, और वो सवाल बिल्कुल चुभने वाला सवाल है। उन सवालों पे हम चलेंगे, उन पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, घंटी बजाना न भूलें। और ये बातचीत आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि इसे और लोगों को सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें। सत्यहिंदी.com पे अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए सत्य हिंदी का सदस्य बना जा सकता है। सत्य हिंदी एक कोशिश है सच की आवाज को मजबूती के साथ सामने रखने की, और आज की तारीख में सत्य हिंदी का सदस्य बन के उसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में, मजबूत रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, जिसकी जरूरत आज की तारीख में न सिर्फ हमें है बल्कि आपको भी है। और सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी है जो आपको उसी जगह उसका लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं। और अब शुरू करता हूं आज की चर्चा। सबसे पहले आपको मिलवाऊंगा अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, आप जानते हैं इनको, टेलीविजन पे देखते रहते हैं, आलोक अड्डा पे भी आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज विकासशील समाज अध्ययन पीठ के हिंदी भाषा कार्यक्रम के निदेशक हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा लेबर इकोनॉमिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और वो श्रम और रोजगार के संबंध और आज की राजनीति में उसकी गुंजाइश पे उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि परिस्थिति क्या है और सरकार के हाथ में क्या है करने के लिए। लेकिन बात की शुरुआत करेंगे अनुपम के साथ। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, फिर स्वराज इंडिया अभियान से जुड़े हैं, और युवा हल्ला बोल नाम का एक अभियान चला रहे हैं, नौजवानों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मोदी रोजगार दो ट्रेंड किया है हैशटैग, वो अनुपम उसके पीछे हैं, अनुपम उस अभियान से जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, आपको मैं कोशिश करता हूं अनम्यूट करने की। हाँ, ये मोदी रोजगार दो अभियान आपने क्यों शुरू किया? क्या ऐसी आफत आपको दिख रही है कि आ गई है और जिसमें आपको लगता है कि मोदी जी मदद भी कर सकते हैं? तमाम लोग जानकार कह रहे हैं कि सरकार के बस का नहीं है रोजगार देना, फिर आप इस सरकार से इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं? जी आलोक जी, ये सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दो, सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार के मुद्दे को हाईलाइट करने का, उसको लेकर बस मैं एक शुरुआती बात कह दूं कि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस छात्रों की तरफ से और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के इनिशिएटिव का ये नतीजा है। और खास करके उनके कुछ शिक्षक हैं जो उनको कोचिंग देते हैं, तैयार करते हैं, उनके इनिशिएटिव का नतीजा है, जिसमें मैं भी और मेरे जैसे कई सारे समूह और एक्टिविस्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपका जो सवाल है कि क्या आफत आन पड़ी है, तो देखिए हम लोग तो देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है उस पर पिछले 3-4 साल से लगातार चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा खास करके उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब एनएसएसओ का वो आंकड़ा आया था जिसने बताया कि देश में बेरोजगारी का जो दर है वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वो 45 साल भी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 46वें साल के डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, वो कंपेरेबल नहीं था डेटा। मतलब कि हम इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के ऊपर बैठे हुए थे, और सरकार को उस पर जो सकारात्मक ढंग से अगर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता थी उसकी बजाय सरकार ने, हमने देखा कि जो उस वक्त जो चीफ थे स्टैटिस्टिकल कमीशन के, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था प्रोटेस्ट में, जब सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी एनएसएसओ की ही रिपोर्ट को।
उसके बाद सीएमआई की ऐसी कई रिपोर्ट्स आई, एनसीआरबी का आंकड़ा आया कि देश में पहली बार 3 बेरोजगार हर 2 मिनट में खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो जिससे पूरे देश को व्यथित हो जाना चाहिए था, परेशान हो जाना चाहिए था, हमारी मीडिया को, हमारे पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को और स्टेट को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये ओवरऑल बेरोजगारी का ही असर है, जिसका एक प्रभाव अभी हम सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में देख रहे हैं। कई लोगों का ये सवाल होता है कि गवर्नमेंट जॉब सेक्टर को लेकर ही इतना ज्यादा एजिटेशन क्यों है? तो ये तो ओवरऑल फिनोमेना तो एक ओवरऑल है, जिसका हम स्ट्रेस देख रहे हैं इस गवर्नमेंट जॉब सेक्टर पे। अब सरकार के लिए देखिए क्या आसान था। ये जरूर कठिन काम है कि भारत में जहां मुख्यतः 90% तक की इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, आप वहां पे जॉब क्रिएट करना सरकार के लिए ज्यादा कठिन है। ऊपर से नोटबंदी जैसे जब स्टेप उठा लिए जाए तो वो तो और धराशायी हो गया वो सेक्टर। आप प्राइवेट सेक्टर में आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी जॉब क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो सबसे आसान काम था, जो सरकार आराम से कर सकती थी, वो ये था कि कम से कम जो गवर्नमेंट के पास अपने जो सैंक्शनड पोस्ट्स हैं, स्वीकृत पद हैं, जिसको आपको भरने के लिए कुछ नहीं करना था, बस विज्ञापन जारी करनी थी और भर्ती प्रक्रिया चलाकर रिक्रूट कर लेना था। इतना कम से कम अगर आप कर लेते, तो ये जो अविश्वास का माहौल बना है पूरे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, और जो मुख्य जो एंग्स्ट है, जो असल गुस्सा है, जो असल पीड़ा है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, बहस रोजगार की हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग पीड़ित है वो यही है जो सरकारी नौकरियों को लेकर परेशान है और व्यथित है। अब एक आंकड़ा और आया था, क्योंकि जब मैं सरकारी नौकरियों की बात करता हूं तो 2018 में ये डेटा कोलेट हुआ अलग अलग माध्यमों से, संसद में दिए गए जवाब के माध्यम से, आरटीआई के जवाब के माध्यम से, कि 24 लाख सरकारी पद है जो सैंक्शनड है लेकिन रिक्त पड़े हुए हैं। अब ये जो 24 लाख का आंकड़ा है ये बढ़ चुका है हर हाल में, क्योंकि 24 लाख के आंकड़े में सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 लाख थे, जो बाद में खुद डीओपीटी के मिनिस्टर ने बताया कि असल में वो 7 लाख हो चुका है। तो ये मुझे लगता है ये हर हाल में 30 लाख से ज्यादा होगा ये सरकारी पदों का जो आंकड़ा है, जिसमें देखिए 10 लाख से ज्यादा सिर्फ शिक्षकों के पद है। और इसी का नतीजा है ये जो 10 लाख से ज्यादा जो सिर्फ शिक्षक के पद, सरकारी शिक्षकों के पद खाली है, उसमें बिहार नंबर 1 पे है, जहां पे 3.25 लाख शिक्षकों के पद खाली है। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, झारखंड नंबर 3 पे, मध्य प्रदेश नंबर 4 पे। सिपाही भर्ती में यही हालत है, 5.5 लाख पद है जो पुलिस डिपार्टमेंट में अक्रॉस स्टेट्स खाली पड़े हुए हैं। लेकिन इन सबको समयबद्ध ढंग से, फेयर ढंग से प्रोसेस चलाने की बजाय सरकार जो कदम उठाती है वो अब छात्रों को लगने लगा है कि ये छलावे जैसा है। क्योंकि देखिए 2019 के चुनाव से ठीक पहले का मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं कि क्यों उनको छलावा लगता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1.5 महीने पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिर्फ रेलवे के माध्यम से हम 4 लाख नौकरियां देने वाले हैं। और रेल मंत्री के इस बयान के बाद तुरंत 2 नोटिफिकेशन आया। रेलवे की ग्रुप डी भर्ती के लिए एक आया जिसमें 1 लाख के करीब पदों की वैकेंसी थी, और दूसरा एक आया एनटीपीसी, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, वो वाला एनटीपीसी नहीं, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये रेलवे की एनटीपीसी है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ये सब के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। अब इन 2 भर्तियों के लिए 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आलोक जी, आप मैग्नीट्यूड देखिए। हम कई बार बात करते हैं ना कि किसी भर्ती में 10 लाख ने अप्लाई किया, किसी में 20 लाख ने, 30 लाख ने, यहाँ 2,42,00,000 छात्रों ने सिर्फ रेलवे की 2 भर्तियों के लिए अप्लाई किया। और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गया, तो 1.5 साल बीत चुका है। इसके बाद हमको सितंबर में हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। आपको याद होगा हमने 5 सितंबर को ताली थाली बजवाई थी विरोध में कि अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि कोरोना भाग सकता है ताली थाली से, तो प्रधानमंत्री जी भी जाग सकते हैं। और उसके बाद जाके रेलवे ने ये अनाउंस किया था कि अब हम एनटीपीसी की परीक्षा करवाएंगे। लेकिन देखिए पूरा प्रोटेस्ट किसी एक भर्ती की एक तारीख को घोषणा कर देने से कोई अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है वो एड्रेस नहीं हो जाता है। हम लोग जो लगातार डिमांड करते रहे हैं वो ये कि कई सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है इस पूरे प्रोसेस में, कैलेंडर की जरूरत है और उस कैलेंडर का पालन करने की जरूरत है। हम लोगों ने युवा हल्ला बोल की तरफ से एक मॉडल एग्जाम कोड का प्रपोजल दिया था। ये मॉडल एग्जाम कोड है कि जैसे चुनावों के समय तो इलेक्शन कोड हम सब देखते हैं, मॉडल कोड लागू हो जाता है, तो अगर इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश में सफल चुनाव करवाए जा सकते हैं, तो सफल भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं करवाई जा सकती एक मॉडल कोड बना के। तो हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स और कई जो भुक्तभोगी छात्र थे उन लोगों के सुझाव से, उनसे बातचीत के जरिए ये देखा कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे देश में हो, सरकारी भर्ती,
वो 2 टियर प्रोसेस हो या 3 टियर एग्जाम हो, वो मैक्सिमम 9 महीने में पूरी हो सकती है, उसमें कुछ बफर टाइम भी है। तो सरकार अगर इस मॉडल कोड को लागू करे तो एक बड़े वर्ग में जो इस वक्त जो परेशान है, जो गुस्सा आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है अलग अलग जगहों पे, वैसे तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मतलब सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, हम लोग भले देख रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेंड हो जा रहा है तब वो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन बिहार में देखिए आप 94,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पटना के गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया, उनको कहा गया 2 दिन में काउंसलिंग का डेट जारी करेंगे, 20 दिन बीत गया, अभी तक कुछ नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पर, उनको उठा लिया जाता है, बसों में भर दिया जाता है। तो सड़क पे है हमारे देश के जो छात्र हैं, बेरोजगार युवा है, वो सड़क पर है और सरकार देख सुन नहीं रही है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके कम से कम एड्रेस करे, एक्नॉलेज करे कि एक प्रॉब्लम है और उसको दूर करने की कोशिश करे। जो सरकार, मैं ये बार बार कहता आया हूं, जो सरकार रिहाना के एक ट्वीट पर रिस्पॉन्ड करती है, एक ट्वीट था सिर्फ रिहाना का, वो भी उसने कहा कि व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट, बस इतना कह दिया तो हमारी सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया। वही सरकार लाखों छात्र ट्वीट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, मिलियंस में, और सरकार के तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाब नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर। जी अनुपम, ये आपसे अच्छी लंबी बात आपने समझाई अपनी तरफ से, और मैं और समझना चाहता हूं, और मैं उसके लिए मैं अलग से आपके साथ और कुछ भुक्तभोगियों के साथ चर्चा करूंगा, ऐसा मेरा इरादा है। आज प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रोफेसर मेहरोत्रा, जो अनुपम कह रहे हैं बुनियादी बात कह रहे हैं, और अभी आप बिहार चुनाव के पहले आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था कि सिर्फ बिहार सरकार की जो खाली पड़ी पोजीशंस हैं सैंक्शन, हम उन्हें भरेंगे, 10 लाख नौकरियां, मुझे अगर याद सही है तो, कि वो भर दिया जाएगा। ये जो सवाल है, क्या सरकार के बस का नहीं है? क्या सरकार को जो खाली पड़ी पोजीशंस हैं वो भरने में भी मुश्किल हो रही है, इस वजह से सरकार जानबूझकर नहीं भर रही है, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी या प्रशासनिक अक्षमता का मामला है कि कर नहीं पा रहे हैं, अफसरशाही में फंसा हुआ है, या करना नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है और इसलिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं? तीसरी बात, आखिरी बात जो आपने कही वो बात सही है जी। बात यह है, मगर इस सरकार के लिए ये बात सही है। पिछली सरकार जो थी, मैं 6 साल 7 साल पुरानी बात कर रहा हूं, उसके संग ये बात नहीं थी, उसके कारण कुछ और ही थे। तो अनुपम जी को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई कि वो इस तरीके की पहल उन्होंने की है और ये हल्ला बोल कर रहे हैं, बहुत बहुत आवश्यक है। सरकारी नौकरी पे पहले शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और अनुपम जी ने बहुत सही उदाहरण दिए कि कौन सी सरकारी नौकरियां भरनी चाहिए थी, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे इस सरकार, मगर दोनों ने नहीं भरी है। कौन सी भरनी चाहिए? पुलिस में भरनी चाहिए। क्यों? हमारे देश की पुलिस की हालत मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हम आम जनता जानती। जुडिशरी में इतनी कमी है लोगों की, उनको भरना चाहिए। शिक्षकों की इतनी कमी है हर स्तर पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्तर हो, चाहे विश्वविद्यालयों का स्तर हो, टेक्निकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो, और आखिर में आजकल तो हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ में तो सरकार, न पिछली सरकार खर्च करने को तैयार थी, न ये सरकार खर्च करने को तैयार हो, इस बजट तक में खर्च करने को तैयार दिखी है। एक मुखौटा बनाया गया है कि हम खर्च करेंगे, तो 64,000 करोड़ की स्कीम के बारे में बात करी है, और तो 64,000 करोड़ की स्कीम तो 6 साल में लागू होगी, तो उस पे लाइन आइटम कोई नहीं, उस पे भी। अब आप सोचिए, पॉइंट ये है कि पिछले 20 सालों में आप अगर आंकड़े देखिए तो सरकारी नौकरियों में कमी ही आई है, बढ़ोतरी कभी नहीं। और रिक्त स्थानों को भरना तो दूर की बात है। उसके देखिए कई कारण हैं, और इसीलिए मैंने इस बात से शिक्षकों, पुलिस कर्मियों को के बारे में शुरुआत करी, और कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को लेकर के चलें तो 90% लोग जो सरकारी पक्की नौकरियों में हैं वो ग्रुप सी और डी वाले हैं।
केवल 10-11% ऐसे हैं जो ग्रुप्स ए एंड बी वाले हैं, तब जबकि जरूरत उससे कहीं ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रही है जिसकी वजह से सरकारें हिचकिचाती रही हैं कि पैसा है भी, और पिछली सरकार के पास इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा था। इस सरकार ने तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी बिगाड़ी है मिसमैनेजमेंट करके कि इनके पास ये तो कंगाली के कगार पे खड़े थे पैंडेमिक आने से पहले। अब मतलब और बातों पे आता हूं। जो शुरुआती बात अनुपम जी ने करी कि 45 साल और ये सरकार बिल्कुल इसको दरकिनार कर रही, दरकिनार पहुंच गए हैं, बेरोजगारी के चरम पे पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल, दरकिनार तो छोड़िए, ये they are in denial mode. They have said there is no problem. They have effectively said that, and they didn't release the data. डेटा ही नहीं रिलीज किया। 2019 के इलेक्शन से पहले जो डेटा अवेलेबल था वो लीक हो गया। इस वजह से अनुपम जी हम सबको पता चल गया था कि 45 साल से इस वाली स्थिति में हमारे देश में स्थिति नहीं आई है। और इलेक्शन आते हफ्ते भर बाद डेटा रिलीज कर दिया, और जब वो डेटा रिलीज भी किया गया तो उसको नकारते रहे कि ये गलत है, ये कंपेरेबल नहीं है, 2012 के डेटा से कंपेरेबल नहीं है, वगैरह वगैरह। और उल्टे और कि दो अर्थशास्त्री, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता के प्रोफेसर घोष और एक और चीफ इकोनॉमिस्ट एसबीआई के डॉक्टर सौम्यकांति घोष, जो पहले सज्जन तो अब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। विडंबना देखिए। और वो क्या आर्ग्यू किया था 2 साल पहले? ये आर्ग्यू किया था कि ईपीएफओ का डेटा हमें ये बता रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का डेटा हमें ये बता रहा है कि नौकरियों में भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी नहीं, भयंकर, और फॉर्मल जॉब्स में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि ईपीएफओ का डेटा इतना अनरिलायबल है, उसमें इतना उतार चढ़ाव होता है। वो हमें सिर्फ इतना बता रहा था कि कुछ फॉर्मल जॉब्स में बढ़ोतरी आवश्यक हो रही है। तो मतलब ये नकारने के मानसिकता पे हैं ये मतलब नौकरी देना तो आप भूल जाइए, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है कि नौकरियां बढ़ने, सरकारी नौकरियां। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर पे रिलायंस किया जाए। अब प्राइवेट सेक्टर की तो इशू ये है कि जॉब्स तो तब बढ़ेंगे जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कंपनियां तो लोगों को पैंडेमिक के बाद तो और छोड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या सही कदम उठा रहे हैं? वो भी लगता नहीं है कि वो सही कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये साफ हो गया 2020 के तीनों पैकेजेस के बाद, पैंडेमिक के बाद, कि जो फिस्कल स्टिमुलस होना चाहिए था वो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में सकल घरेलू उत्पाद का 4.7% था। 4.7% of GDP was the size of the fiscal stimulus of all emerging market economies. हमारा क्या था? 2.25%। कुल मिला जुला करके तीन पैकेजेस के बाद ये 2.25% भी नहीं पहुंच रहा है। तो इकोनॉमी रिवाइव कहां से करे? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कहां से? एग्रीगेट डिमांड ही नहीं बढ़ रही है आलोक जी। तो प्राइवेट देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में की स्ट्रक्चर ये हो चुका है कि सरकारी नौकरियों की उम्मीद आप भूल जाइए। अगर उम्मीद हमें करनी है हमारे युवागण को, तो उम्मीद करनी है कि निजी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी, मगर उसको बढ़ाने के लिए जो करना है वो उसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। जी, मैं उस पे आता हूँ प्रोफेसर मल्होत्रा, लेकिन जहां पे आपने खत्म किया वो बहुत खतरनाक बात कही कि सरकारी नौकरियों को भूल जाइए। अभय दुबे जी, अब मैं आपके पास आता हूँ, आपका मैं माइक खोलता हूँ, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकारी नौकरियों को भूल जाइए वाली बात, सरकारी खाली पोजीशंस पड़ी हैं उनको न भरे जाने की बात, आप कई साल पहले याद करिए यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, तब सरकार कैसे छोटी की जाएगी, मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमने चुनाव में भी सुना था।
कि सरकार का आकार छोटा किया जाएगा, गवर्नेंस बढ़ाई जाएगी। क्या वो सरकार का आकार छोटा करने का तरीका यही होगा कि नीचे के पोजीशन नहीं भरे जाएंगे और ऊपर जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके दफ्तर बड़े होते जाएंगे? जिस अंदाज में अभी चल रहा है, लेटरल एंट्री होगी आईएएस की जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर और क्लर्कों की पोजीशन नहीं भरी जाएंगी। या जब यशवंत सिन्हा ने कहा था मैं अपने मंत्रालय में सचिव स्तर का एक पद सरेंडर करता हूं, और इसके साथ वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा हिसाब था कि कहां कितनी सरकारी नौकरियां कम की जाएंगी। तो सरकारी नौकरियां कम की जाएंगी, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है अगर उसके सामने नए रोजगार खड़े हो रहे हों। और अगर सरकारी नौकरी भी नहीं है और प्राइवेट रोजगार भी नहीं है, इसके बावजूद इस देश में इस सवाल पर कोई चिंता होती नहीं दिख रही। ये किस चीज का संकेत है? आप राजनीति के विश्लेषक हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये ट्विटर पर ट्रेंड हो गया, जैसे अभी अनुपम ने कहा ट्विटर पर ट्रेंड हो गया, इसलिए आप लोग बात करने लगे हैं। सड़क पर लड़के लाठी खा रहे थे, उस दिन कोई बात नहीं कर रहा था। पहले तो मैं अनुपम जी को और संतोष जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ में ये जो बेरोजगारी का जो आंकड़ागत विश्लेषण है बिल्कुल तथ्यगत रूप से पेश किया है, और मैं उनकी कही गई सारी बातों से 100% सहमत हूँ। मैं जो कुछ कहूँगा वो सिर्फ उन्होंने जो एक एम्पेरिकल स्टडी हम लोगों के सामने पेश की है उसके नीचे एक राजनीतिक फुटनोट हो, इसलिए उसको एक फुटनोट के तौर पर देखा जाए। सबसे पहली बात, नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों न्यू इंडिया बनाने की घोषणा की। इस वक्त भारत की सरकार जिस काम में लगी हुई है उस काम को अगर सूत्र रूप में कहा जाए तो वो न्यू इंडिया बनाने का अभियान है, एक नया भारत बनाने का अभियान है। मैं उसको न्यू इंडिया इसलिए कहूंगा क्योंकि वो एक खास तरह का एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है न्यू इंडिया, इसलिए मैं उसको न्यू इंडिया कह रहा हूँ, उसका मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर रहा हूँ। न्यू इंडिया के काम में लगे हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको एक शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ के कई सूत्र हैं, उन सूत्रों में से एक सूत्र ये भी है कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम रोजगार मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम रोजगार जनरेट करने वाले, रोजगार पैदा करने वाले बनेंगे। ये भारत सरकार का केंद्रीय मोटो है, ये भारत सरकार का केंद्रीय सिद्धांत है जो उन्होंने पूरे देश के सामने खुले रूप में रखा है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम लोग इसको ठीक से रेखांकित करके जनता के सामने नहीं पेश कर पा रहे हैं, ये हमारी समस्या है। मोदी जी को और भारत सरकार को ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना यह है कि भारत, जो लोग नया भारत बनाना चाहते हैं, न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार मांगने की आदत छोड़ देनी चाहिए, उन्हें खुद रोजगार पैदा करने में जुट जाना चाहिए। जब मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और जब हम लोग टीवी पे बार बार उनसे ये सवाल पूछते थे कि भाई आप 2 करोड़ लोग जो है 2 करोड़ रोजगार जो देने की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हमेशा ही उनके प्रवक्तागण वो एक जो लोगों को छोटे छोटे कर्ज देकर स्वरोजगार बनाने की जो स्कीम थी उस स्कीम के आंकड़े लेके आते थे। मैं अब तो उस स्कीम की चर्चा भी नहीं होती, मैं भी उस स्कीम का नाम भूल गया। मुद्रा स्कीम जी हाँ, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना के आंकड़े लेकर आते थे। मैं बता रहा हूं पहले 5 साल के अंदर मैंने कम से कम 500 दफे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुद्रा योजना के सवाल और बेरोजगारी के सवाल को लेकर टीवी में बहस की हुई। आज मोदी जी की तरफ से कोई भी मुद्रा योजना का जिक्र नहीं करता। यानी अब देखिए इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, मुद्रा योजना से वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि मुद्रा योजना का जिक्र करने की भी जरूरत भी नहीं है। अब लोगों से कह रहे हैं कि आप सेल्फ रोजगार यानी स्वरोजगार देने की, रोजगार जो सुविधाएं हैं उसके लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उसको मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, उन सुविधाओं की मांग भी मत कीजिए। यानी रोजगार देना सरकार का काम बिल्कुल नहीं है। और जो मोदी जी ने पहले जो वायदा किया था वो वायदा आप भूल जाइए। तो मुख्य तौर पर सरकार का ये आग्रह है। अच्छा, अब अभय जी मैं माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन देखिए सरकार ने तो ये करीब करीब साफ कर दिया। मोदी जी ने तो वो उनका ऐतिहासिक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया कि आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़े बेचने वाला है वो भी रोजगार करता है और वो रोजगार दे भी रहा है लोगों को। तो रोजगार देना की फॉर्मूला लेना है। न्यू इंडिया अभियान से पहले कही थी आलोक जी, पकौड़े वाली बात उन्होंने न्यू इंडिया अभियान से पहले कही थी
जब न्यू इंडिया अभियान का सूत्रीकरण किया गया, उसका फॉर्मुलेशन किया गया, उसके बाद तो ये एक राष्ट्रीय, हम लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया है। सरकार की निगाह से देखा जाए तो भारत में हर व्यक्ति का एक राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वो रोजगार पैदा करने में जुट जाए और सरकार से रोजगार देने की कोई अपेक्षा न रखे। अब हम लोग रोजगार को लेकर आंदोलन करते हैं, मोदी जी की उसकी कोई परवाह नहीं होती, इसकी नहीं होती कि भारत राजनीति का इतिहास बताता है कि रोजगार के सवाल पर चुनाव नहीं लड़े जाते, रोजगार के सवाल पर चुनाव जीते हारे नहीं जाते, उसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं बनती। रोजगार के यही सवाल पूछना चाह रहा था अभय जी। मैं तो बहुत बच्चा था लेकिन मैं ये नारा रोज सुनता था, अक्सर सुनाई पड़ता था, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। ये समाजवादी लोग, वो देश वही देश है या ये देश बदल गया वगैरह ये सब नारे लगाया करते थे। मैंने भी बचपन में नारे सुने हैं और खुद भी छात्र जीवन में इस तरह के नारे लगाए हैं, लेकिन अब पूरा हाल बदल गया है। मोदी जी की समझ में आ गया है, मोदी जी चुनाव जीतने के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 2 चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, उनके नाम पर राज्यों में भी वोट मिलते हैं, कभी भाजपा जीतती है कभी नहीं जीतती है, वो अलग बात है, लेकिन राज्यों में उन्हीं का चेहरा पेश किया जाता है। अभी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के मुकाबले किसी भी भाजपाई नेता का चेहरा नहीं है, मोदी जी के चेहरे पे वो लोग चुनाव लड़ेंगे। और मोदी जी को पूर्ण विश्वास है किसी भी आर्थिक प्रश्न के ऊपर भारत के मतदाता वोट नहीं करते, चाहे वो महंगाई का सवाल हो चाहे बेरोजगारी का सवाल हो। हाँ, अगर आर्थिक प्रश्नों को जातीयतावादी प्रश्नों से जोड़ दिया जाए, धरती पुत्र के सवाल से जोड़ दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि बाहर से आए हुए लोगों के कारण स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वहां रोजगार का प्रश्न प्रबल हो जाएगा। शिवसेना एक ऐसा संगठन है जिसने रोजगार के सवाल पर अपनी राजनीति बनाई है। 60 के दशक से ही बाल ठाकरे ने शिवसेना के दफ्तरों को रोजगार कार्यालयों में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे दफ्तरों में बदल दिया था। ये बात मैंने बाल ठाकरे पर किताब भी लिखी है, और बाल ठाकरे पे बिल्कुल शुरुआती जो अध्ययन हुए थे उन अध्ययनों को अगर आप देखें तो शिवसेना रोजगार के प्रश्न को लेकर सामने आई, और जो गैर मराठी थे उनके खिलाफ उन्होंने, शिवसेना ने मुहिम चलाई और रोजगार का प्रश्न पर एक बार राजनीति बनी। असम में रोजगार के सवाल को एक राजनीति बनी, लेकिन जब तक आप रोजगार के सवाल को जातीय प्रश्न से नहीं जोड़ेंगे, धरती पुत्र के सवाल से नहीं जोड़ेंगे, तब तक भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का इतिहास बताता है कि रोजगार के सवाल से चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता। और मोदी जी को ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसलिए कोई भी कुछ करता रहे, समझिए नहीं करना नहीं चाहिए, अनुपम जी कर रहे हो करना नहीं चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। मोदी जी को उसका क्यों नहीं असर पड़ रहा है, मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उसकी कोई परवाह बिल्कुल नहीं करते। तो ये है एक मसला जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। बहुत दिनों से मेरे पास युवा लोग आ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 युवा अध्यापक मेरे पास एक बार आए और उन्होंने कहा कि साहब बेरोजगारी की समस्या तो बहुत है, क्या इसके ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन बनाया सकता है? नहीं, बिल्कुल बनाया सकता है, आप कोशिश कीजिए राष्ट्रीय आंदोलन की। तो उन्होंने देश में जगह जगह, लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में घूम कर कुछ वर्कशॉप किए, कुछ मीटिंगें की कि किसी तरीके से इस प्रश्न के ऊपर कोई गोलबंदी हो, लेकिन वो किसी को उनके प्रयासों में कोई रंग नहीं आया। तो ये एक समस्या है, और हमारी राजनीति का जो स्वभाव है वो स्वभाव दरअसल में रोजगार के सवाल पर लोगों को मतदान करने की तरफ नहीं ले जाता। बिहार में भी क्या हुआ पिछले चुनाव में, आप देखिए, बिहार में रोजगार का सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया और उससे एक हवा तो बनी, हवा बनी और एक तरह का ये मुगालता पैदा हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा ठोस, व्यापक और विविध किस्म का राजनीतिक गठजोड़ था, संसाधन वगैरह थे। मैं हमेशा मानता हूँ जिसके पास जितना बड़ा विविध पॉलिटिकल कोलिशन होता है, राजनीतिक गठजोड़ होता है, वो चुनाव जीतता है। भाजपा के पास विभिन्न जातियों और समुदायों का एक ऐसा रंग बिरंगा राजनीतिक गठजोड़ था जो नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की हवा होने के बावजूद भी उसने भाजपा को बाल बाल चुनाव जिता दिया। मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी इस कला में माहिर है। उत्तर प्रदेश में उनके पास एक शक्तिशाली गठजोड़ है, उस गठजोड़ में किसान आंदोलन की दरार लगती हुई दिख रही है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो कि जाट मतदाताओं द्वारा बनता था, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो लगता है कि इस बार से वहां गठजोड़ में थोड़ा डेंट होगा वहां, इसलिए वो लोग थोड़े चिंतित हैं। अगर सरकार को चिंतित करना है तो सरकार को ये एहसास दिलाया जाए कि उनके वोट कम हो सकते हैं।
किसी भी नैतिकतावादी आरोप से, किसी भी किस्म के आंकड़े को सामने रखने से या उन्हें उनके वायदों की याद दिलाने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उन्हें ये ध्यान दिलाना होगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके वोट घट जाएंगे। जिस दिन इस देश का बेरोजगार और उसके पैरोकार हमारे आपके ऐसे लोग सरकार को ये ध्यान दिला देंगे, अरे आपके वोट घटने वाले हैं, उस दिन न्यू इंडिया के घोषणा, न्यू इंडिया के शपथ पत्र में से वो लाइन निकाल दी जाए। जी अनुपम जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। जो अभय जी ने कहा, इससे पहले जो प्रोफेसर मेहरोत्रा ने कहा सरकारी नौकरी भूल जाइए। अभय जी का कहना है कि जब तक सरकार को यह डर नहीं होगा कि वो चुनाव हार जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बेरोजगारी से परेशान हैं या आप महंगाई से परेशान हैं। तो आप बेरोजगारी के आंदोलन की तरह ही चलाते रहेंगे। आप राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, या इसमें आप भी वो जोड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी अपने आंदोलन में, अपने न्यू इंडिया में जोड़ती है? नहीं आलोक जी, मैं तो सहमत हूं अभय जी जो बात कह रहे हैं कि जब तक सत्ता में बैठे लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि ये आंदोलन या ये सवाल इनकी कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका एक बड़ा कारण जो है, जो अभय जी की फिर वो न्यू इंडिया वाली बात से, और जिसका मैं एक अलग रूप में भी उदाहरण के साथ पेश करना चाहूंगा। जैसे आप देखिए कि 2-3 जो परीक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं हमारे देश में, सरकारी भर्तियां जो होती है, वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे बड़ा एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें एसएससी की एक परीक्षा होती है ग्रेजुएट लेवल की, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। उसमें 2013-14 में लगभग 19-20 हजार वैकेंसीज निकाली जाती थी, और 2014 से लेकर 2020 तक में देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे कम करते करते वो 20,000 का जो आंकड़ा है वो 6-7 हजार तक आ गया। यूपीएससी का आप अगर देखें, सिविल सर्विसेज का, वर्ष 2013 में 1400 वैकेंसीज, अभी उसको घटा के 792 पे ला दिया गया है। आईबीपीएस जो बैंकिंग के लिए होता था, उसमें फिर 21,000 वैकेंसीज 2014 में, उसको कम करके अभी 3,000 पे ला दिया गया है। जितने ऐसे उदाहरण हैं सरकारी भर्ती के, सब में ग्रेजुअल डिक्लाइन। एक तरफ नौकरियों में कटौती, दूसरी तरफ जो नौकरियां हैं उनको भरने की कोशिश नहीं। तो मुझे जो समझ में आता है वो ये कि जब आप दूसरी तरफ, मतलब इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स या गवर्नेंस फेलियर मात्र नहीं है, मतलब हम इतना, और ये सबको समझना पड़ेगा। ये मैं अक्सर, हम लोग अपनी बैठकों में, और मेरी तो जितनी भी बातचीत होती है बेरोजगार युवाओं से भी, सबको मैं यही कहता हूं कि ये कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है कि तुम्हारी एक भर्ती जो है वो नहीं निकली जा रही है, या उसकी तारीख नहीं दी जा रही है, या उस पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये इनका एक लार्जर पॉलिसी डिजाइन है, इसमें एक आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है इस पूरे में। और वो पॉलिसी लेवल पे ये है जो पिछले सप्ताह हम सब ने सुना, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये बात सुनने में कुछ लोगों को बहुत सुंदर लग सकती है, सुनने में सामने से प्राइमा फेसी अच्छा लग सकता है, लेकिन दरअसल वो क्यों ये बात कह रहे हैं, वो तर्क गढ़ रहे हैं इसी के लिए। और मैं तो ये मिनिमम गवर्नेंस के लॉजिक से एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। ये सिर्फ मिनिमम गवर्नेंस करने भर तक की बात नहीं है, बात है कि पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक एंटरप्राइज, नेशनल एसेट्स, सबको धीरे धीरे बेच देने की तैयारी है। तो जब बेच ही देना है तो फिर इसमें रेलवे में भर्ती करने की क्या जरूरत, अगर पहले रेलवे स्टेशन फिर ट्रेन, सब कुछ प्राइवेटाइज ही करना है। ये एक सवाल अलग है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। एक सवाल है जो अभय जी जहाँ ले गए थे हमें, मुझे लगता है वहां वापस आना बहुत जरूरी है। जी। जब चुनाव होगा उस वक्त ये बेरोजगार नौजवान जो आज बहुत परेशान हैं और इनके परिवार के लोग, क्या इस सवाल पर वोट डालने वाले हैं, या उस वक्त इन सबको कुछ और याद आ जाएगा? उस वक्त ये अपनी बेरोजगारी के बावजूद वोट डालने का फैसला किसी और आधार पर करने वाले हैं। नहीं आलोक जी, अब तक के उदाहरण देखकर तो मैं कहूं कि आगे कुछ बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा तो वो बोलना बड़ा आशावादी होना लगेगा। अब तक हमने देखा ये रोजगार का सवाल कोई अभी पिछले 6 महीने साल भर का सवाल नहीं है, और इसको लेकर सड़कों पे प्रदर्शन और आंदोलन भी पिछले कोई 6 महीने साल भर से नहीं हो रहे हैं। ये 2017-18 से लगातार हो रहा है। हमारा तो युवा हल्ला बोल जो आंदोलन की शुरुआत हुई, स्थापना, वो 2018 मार्च में हुई, लेकिन उसके बाद चुनाव के समय
इस सरकार को, जैसा अभय जी ने कहा कि चुनाव जीतने के विशेषज्ञ हैं मोदी जी, उनको वो टॉनिक पता है कि बीच बीच में क्या टॉनिक देते रहना है, जिसके जरिए वो अपना जो इलेक्टोरल एजेंडा है उस हिसाब से काम करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कि बियॉन्ड अ पॉइंट इसकी कोई तो सीमा होगी ना। मतलब अगर बेकारी और बेरोजगारी का स्तर इस हद तक बढ़ता जाएगा और ये लगातार अगर ये नैरेटिव में रहता है, और इसमें एक बड़ा योगदान फिर से तथाकथित मेन स्ट्रीम का है, मैं भी तथाकथित ही कहूंगा कि जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका भी है, कि ये जो असल सवाल है जिसको लेकर ज्यादा बहस, ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं होती है, ये अगर हम बनाने में सफल होते हैं, मेरा देखिए कि मानना ये है कि जो रियल असल लड़ाई है वो बैटल ग्राउंड की है कि आप किस बैटल ग्राउंड, किस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड पे लड़ेंगे। क्या आप वो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के उन डिवाइसिव इश्यूज पे लड़ते रहेंगे? उनको तो चाहिए वही, उनको जीतना नहीं है बहस, उनको जरूरत है कि बहस हो किस मुद्दे पर। और हम और जो देश के नौजवान हैं या किसान हैं, वो चाहते हैं कि बहस हो तो रोजगार पर हो, फसल की कीमत पर हो, महंगाई पर हो। तो अगर हम इसमें सफल हो जाए कि बहस इस मुद्दे पर ले आए, बहस को जीतना हारना वो बाद की बात है, अगर बहस इस मुद्दे पर आ गई तो ये सरकार तो मतलब पैथेटिकली फेल हो चुकी है इन मुद्दों पर। तो हमारी कोशिश लगातार ये है कि हम पूरे इस नैरेटिव को, विमर्श को जितना इस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड की तरफ ला सके, इसी की कोशिश हो रही है। अगर वो होता है तो मुझे लगता है उसका इलेक्टोरल आउटपुट भी दिखेगा पूरी तरह से। अगर वो नहीं हो पाता है हमारी कोशिश के बाद भी, अगर पूरे देश का विमर्श ही उन, आप समझ रहे हैं मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के जो डिवाइसिव इश्यूज है उनका पूरा पैकेज है, एक के बाद एक, उनको अभी भी उनके पास कई सारा कुछ जेब में रखा हुआ है जो वो लाएंगे अगले मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स या राजनीति के मैक्रो पिक्चर अगर देखें, वो एक अलग बात है। एक इंसान एक मैक्रो पिक्चर में कहीं पोजीशन ले सकता है, लेकिन भाई मेरा अपना मुद्दा है। जब मेरे अपने रोजगार का सवाल आता है, मैं मानता हूं कम से कम आदमी बहुत क्षुद्र और लालची हो जाए तब भी वो अपने बारे में तो सोचेगा। प्रश्न ये है कि वो मनुष्य आज अगर अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रहा, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं अभय जी आपके पहले आप पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर मेहरोत्रा से पूछना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र का और समाजशास्त्र का भी तो कहीं मेल होता होगा। वो अर्थशास्त्र की कौन सी स्थिति होती है जब बेरोजगारी या महंगाई ऐसी जगह पहुंचती है जहां जाकर वो समाजशास्त्रीय दुविधा पैदा करती है, जहां जाके समाज जागता है और वो अपने बाकी मुद्दों को छोड़कर इस बेरोजगारी और महंगाई की सोचता है। ऐसी परिस्थिति आती है या हम हवा में सोच रहे हैं? ये परिस्थिति आ चुकी है। ये परिस्थिति 6 साल पहले आ चुकी थी। सॉरी 6 नहीं, करीब लगभग 3 साल पहले आ चुकी थी, क्योंकि इस सरकार के दौरान ही हमने पाया, ये आंकड़े ये बता रहे हैं, हमने ये पाया कि नॉन फार्म जॉब्स, कृषि के अलावा और जो नौकरियां हैं उनमें भयंकर कमी आई है 2013 के बाद। वो उसका आकार मैं आपको बता देता हूं कि सन 2000 से 2012 तक हम लगभग 75 लाख नौकरियां गैर कृषि क्षेत्र में पैदा कर रहे हैं, 75 लाख सालाना। इस वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ रही थी। मगर 13 के बाद हुआ ये है, ग्रोथ रेट गिरी है और जॉब ग्रोथ रेट तो और भयंकर रूप से गिरी। तो वो जो नॉन फार्म जॉब्स थे उनमें जो बढ़ोतरी होनी शुरू हुई वो 30 लाख से नीचे आ गई है। 2019 तक 30 लाख से नीचे, कहां 75 कहां 30। और उसी दौर में more and more young people are getting better and better educated and joining the labor force in larger numbers. तो ये सीजर इफेक्ट है, ये सीजर इफेक्ट है, आप समझ रहे हैं? तो दिक्कत इस वजह से है। अब मैं आता हूं अभय जी की बात पे, कि जब तक हम जाति और नौकरियों के मुद्दों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये पॉलिटिकल इशू, इलेक्शन इशू नहीं बनेगा। दिक्कत ये है अभय जी कि एनएसएस का डेटा हमें मिलता है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए और अपर कास्ट हिंदूज के लिए, और मुसलमान के लिए मिलता है वगैरह। बाई सब कास्ट नहीं मिलता। अगर आप सिर्फ इतने आंकड़े
ये आंकड़े तो मैं आपको अभी दे सकता हूँ, और ये बता रहे हैं ये जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है ये हर तबके पर है और हर जाति पर भारी पड़ रही है। तो इसको कैसे पॉलिटिकली मोबिलाइज करना है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। और दिक्कत ये है कि हमारी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी और बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इतनी इस मामले को लेकर के इतनी नाकारा साबित हो रही हैं। तो मैं आपको कुछ चीज, एक दो बातें और कहना चाहता हूं, क्योंकि कई मुद्दे उठे होंगे और इसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको याद दिला दूं कि जाटों का एजिटेशन है हरियाणा में, कापूस का एजिटेशन है आंध्रा में, मराठों का एजिटेशन है महाराष्ट्र में, पटेलों का एजिटेशन है गुजरात में कि हमें रिजर्वेशन दिलाओ सरकारी नौकरी में। अरे वो कोई ये नहीं समझ रहा। और ये सारी फॉरवर्ड किस्म की कास्टें हैं, मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी ये रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो मतलब नौकरी की दिक्कत बहुत व्यापक है और बहुत विकट है। अब ये सिर्फ हमें ये बता रहे हैं ये चार ग्रुप्स कि हमें सरकारी नौकरी किसी तरीके से दिलवा दो। अब मगर हम बार बार देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी की कोई चांस है नहीं, उसके बारे में भूल जाइए। नौकरियां, जब ये मुद्दे उस विकट रूप से नहीं उठ रहे थे जब तक 2000 से 2012 तक हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छी थी और जॉब ग्रोथ रेट बढ़िया थी, पहली बात। दूसरी बात, स्वरोजगार पे आता हूं। स्वरोजगार के आंकड़े बहुत रोचक हैं, बहुत दिलचस्प हैं। अभय जी मुद्रा की बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2012 और 2019 के बीच में स्वरोजगारियों की संख्या घटी है। तो मुद्रा ने नौकरियां देने के बजाय बल्कि और कम हो गया है। तो ये उम्मीद करना कि मुद्रा कभी इसलिए बनाया ही नहीं गया था। वो क्यों बनाया गया था आप लोग बहुत समझदार हैं। क्या पॉलिटिकल उसका मोटिव था वो सब आप समझ रहे हैं। वही मोटिव स्वनिधि का है जो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए अभी 6-8 महीने पहले शुरू किया गया है, 10,000। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्रा ने कोई खास नौकरी नहीं पैदा करी। और एक सवाल हमें सरकार से ये पूछना चाहिए कि जो स्वयं इतना कम पढ़ा लिखा है, तो स्ट्रीट वेंडर या इस तरीके का काम करने के काबिल ही बस है, वो किसी को नौकरी क्या खा के देगा। वो अपना ही कुछ काम कर ले इतना, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूँ वो स्वरोजगारों की भी, तो इस वजह स्वरोजगारों की कमी जो हो रही है और जो रेगुलर वर्क की भी जो कमी हो रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो मुझे सबसे बड़ी आखिरी विपक्ष का ये योगदान होना चाहिए कि ये मुद्दे को उठाएं। विपक्ष का योगदान होना चाहिए कि मुद्दे उछलें। विपक्ष का योगदान क्या होना चाहिए? विपक्ष के अपने हित में है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाएं जो सरकार पर दबाव बना सकें। अभय जी, आपके पास मैं वापस आता हूं। आप पहले कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपके पास इसलिए जानबूझ के बाद में आया हूँ कि आपने बहुत सारे आंदोलनों को देखा है और जिनको नहीं देखा उनका अध्ययन किया है। आप बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ते रहते हैं। ये वो क्या चीज होगी जो इस वक्त के किसानों के गुस्से को, उस वक्त के नौजवानों के की परेशानी को कहीं एक जगह जोड़ पाएगी? जब जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था तब कौन जानता था कि वो जयप्रकाश आंदोलन भारत में सरकार बदल देगा। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में लोग बार बार क्योंकि उसका नाम लेते हैं, इसलिए मैं भी ले रहा हूँ। लोग कह रहे हैं किसानों का आंदोलन फैलेगा, ये आक्रोश, इसके साथ सरकारी कर्मचारी जुड़ेंगे, इसके साथ छात्र जुड़ेंगे और ये मिलकर एक बड़ा भारी आक्रोश का स्वरूप लेगा, राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा। आपको ऐसा होता दिखता है क्या? क्योंकि पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं, जो प्रोफेसर मल्होत्रा ने बातें कही हैं मैं उनसे भी सहमत हूँ, और अनुपम ने जो बातें कही हम सब लोग एक ही जगह हैं, एक ही बात कह रहे हैं। केवल थोड़ा अभिव्यक्ति और जो फोकस और प्राथमिकता का थोड़ा मैं चाहता हूँ कि जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, जाति का शब्द का इस्तेमाल किया, कास्ट नहीं।
मेरा इशारा एथनिसिटी के ऊपर था, असमीपन, मराठीपन, उसके ऊपर था। दूसरी बात, अब आप इस किसान आंदोलन की तरफ गौर कीजिए। किसान आंदोलन क्यों टिका रह पाया दिल्ली की सीमाओं पर? सरकार के 50 हथकंडे, लाल किले वाली घटना के बावजूद भी किसान आंदोलन अपनी रीढ़ सीधा करके दिल्ली की सीमाओं पर क्यों टिका रह पाया? क्या इसलिए? इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो आर्थिक मांगों का आंदोलन है और सारे किसानों को, गलत या सही, ये यकीन हो गया है कि उनकी आमदनी गड़बड़ा जाएगी। इन 3 कृषि कानूनों से उनकी आमदनी खतरे में, और उसमें छोटा किसान भी है, मझोला किसान भी है, और कुछ मात्रा में बड़ा किसान भी है। इन सबको लग रहा है कि अगर 3 कृषि कानून लागू हो गए तो जो कुछ भी, वो भी इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे थे अभी तक, जो एमएसपी की दुनिया है, मंडी एपीएमसी मंडियों की दुनिया है, वो कोई उत्तम संसार नहीं है, आदर्श संसार नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें रहने का उन्हें पिछले 60-70 साल से अभ्यास हो गया और वो उसमें रह रहे थे। इन कृषि कानूनों से वो बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्हें लगता है उनकी आमदनी खतरे में है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन केवल इसलिए वो टिके नहीं रह पाए, वो इसलिए टिके रह पाए क्योंकि उनके पीछे जाट समाज का जो जाट समाज की जो पारंपरिक सामाजिक संरचना है वो है। उनके पीछे सिख समाज की जो गुरुद्वारा प्रणाली है वो उनके पीछे है। इसीलिए तो राकेश टिकैत कहते हैं ठीक है सरकार ने पानी बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तब पानी पीऊंगा जब गांव से आ जाएगा, और गांव से पानी आ भी जाता है। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए कि जो आधुनिक सेकुलर मांगों के ऊपर जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों के पीछे अगर परंपरा की शक्ति नहीं होगी, चाहे उसे आप जाति मान लें, चाहे उसे आप जातीयता मान लें, कास्ट मान लें, एथनिसिटी मान लें, रिलीजियस गोलबंदी मान लें, कुछ भी मान लें, जब तक उसके पीछे ऐसी शक्ति नहीं होगी, सरकार के लिए उन आंदोलनों को तोड़ देना, हटका देना, उनके ऊपर देशद्रोह का बिल्ला चस्पा कर देना, उनको खालिस्तानी कह देना, माओवादी कह देना, ये सब कर देना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। भाई हम लोग क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्या अभय कुमार दुबे गद्दार हैं, मतलब तो हम बेचैन हो जाएंगे अपने घर में बैठे हुए? आलोक जी जो है वो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही आलोक जी बेचैन हो जाएंगे? किसानों के ऊपर इन आरोपों का असर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है उनके ऊपर आरोप, उन्हें पता है कि उनका समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। सरकार उनका बिगाड़ सकती है, थोड़ा बहुत ही बिगाड़ पाएगी, ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी सरकार। अंततः वो अपने समाज में वापस चले जाएंगे और सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्राप्त है। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए इन मांगों का जो राजनीतिकरण हो रहा है उससे सरकार डर गई है। इसीलिए तो संजीव बालियान के नेतृत्व में खाप पंचायतों में जा जाके भाजपा वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बदले में खाप नेताओं की गालियां खा रहे हैं। इसीलिए तो पंजाब के अंदर भाजपा की जो भी बची खुची राजनीति है काली दल से गठजोड़ टूटने के बाद में वो सिफर हो गई है। 30 भाजपा के नेताओं के खिलाफ 4 महीने से पक्के धरने चल रहे हैं। एक ऐसा बड़ा टेंट जिसके नीचे 200 किसान बैठे रहते हैं पूरे पंजाब में, वो भाजपा के नेता घर से नहीं निकल सकते, वो घर से बाहर निकलेंगे तो पिटने का खतरा है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में होने के लिए जा रही है। राजस्थान में जाटों में, मीणाओं में और गुजरों के बीच में तकरीबन ऐसी स्थिति बनने वाली है। इसलिए भाजपा को लग रहा है कि ये आंदोलन केवल आर्थिक मांगों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये सामाजिक शक्ति, इस आंदोलन के पीछे खड़ी हुई सामाजिक शक्तियों के कारण ये दरअसल हमारे वोटों को प्रभावित करने जा रहा है। इसलिए सरकार के गले में झुंझुनू की तरह अटका हुआ है और सरकार की फूंक सरकी हुई है। कुछ ना कुछ हमें इससे सबक लेना चाहिए, हमें इससे सबक लेना चाहिए। इसी तरह असम में एक जमाने में हुआ था, इंदिरा गांधी उस पूरे उभार को नियंत्रित नहीं कर पाई। उन्होंने एक विधानसभा का चुनाव जबरदस्ती वहां थोपा, 2% उसमें वोट पड़े और 2% वोटों की सरकार बनी, वो असम गण परिषद के उभार को नहीं रोक पाई। उसका बाद में क्या हश्र हुआ ये अलग बात देखिए। और ऐसी समस्याएं देश के विभिन्न हिस्सों में है। मराठों के मौन जुलूस किसको याद नहीं है? ऐसे अभूतपूर्व अनूठे मौन जुलूस, विशाल मौन जुलूस में चुपचाप एक पूरी आबादी चली जा रही है, सही या गलत जो भी उनकी मांग हो। आप देखिए उस जो प्रतिरोध का जो व्याकरण है, जो हिंदुस्तान की सड़कों में किसान आंदोलन की शक्ल में, मराठा आंदोलन की शक्ल में, पटेल आंदोलन की शक्ल में, गुजा मीणा महापंचायतों की शक्ल में जो उभर रहा है, इसका राजनीतिकरण किस तरीके से हो, ये सर मल्होत्रा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और विपक्ष की राजनीतिक योजनाओं का दूरंदेशी का दिवाला निकल चुका है। उनके नेताओं की निजी साख जो है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। जब उन नेताओं से लोग नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं तो उन्हें लगता है कि ना तो ये व्यक्ति भाई भतीजावादी है, ना ये व्यक्तिगत रूप से बेईमान है। ठीक है कुछ एकता ज्यादा है,
ठीक है 100 वादे करता है, केवल 10-12 ही वादे पूरे कर पा रहा है, जो भी हो, तो नरेंद्र मोदी का एक वेलफेयर मॉडल भी है। मल्होत्रा साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे, नरेंद्र मोदी का एक वेलफेयर मॉडल भी है जिससे वो लोगों को सीधे सीधे आर्थिक मदद देते हैं। उसके पीछे भी हथकंडा है, पहले आदमी की आमदनी शून्य कर दो, फिर उसको 500 रुपए की मदद दो, वो आपका कृतज्ञ हो जाएगा। किसानों की आमदनी तो 1300 रुपए कर दी, लगभग ना के बराबर। अब उनको 2000 रुपए की मदद करते हैं तो वो कृतज्ञ हो जाते हैं। जब टीकरी बॉर्डर पर एक जाट किसान महिला से पूछा गया कि आपके खाते में कितने रुपए आए, तो उसने कहा 1500 रुपए आए थे, लेकिन वो तंबाकू में खर्च हो गए। इसलिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जाट किसान हैं, उनको 1500 रुपयों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो लोग इस सब्सिडी से, जो लोगों को तंबाकू नहीं, उस 1500 रुपए से रोटी खरीदनी है, वो लोग उससे प्रभावित होंगे। नीचे से 20% तक की जो आबादी है देश में, वो उससे प्रभावित होगी, और उससे नरेंद्र मोदी की राजनीति को ब्राउनी पॉइंट्स निकले। ये जो वेलफेयर मॉडल है, वो उनकी सरकार की तमाम विफलताओं के बावजूद और नोटबंदी जैसे तोलकी फरमान के बावजूद और रोजगार के मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चों पर सरकार की स्पष्ट नाकामियों के बावजूद ये वेलफेयर मॉडल नरेंद्र मोदी के काम आ रहा है। विपक्ष की गिरी हुई सांस नरेंद्र मोदी के काम आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू एकता के नाम पर, हिंदू एकता के विशाल छत्र के सामाजिक गठजोड़ बनाने की जो राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो बिहार की राजनीति में साफ तौर पर देखी जा सकती है, वो काम आ रही है। जब तक इन तमाम चीजों का तोड़ नहीं होगा, और वो तोड़ सही बात है, हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, हम लोग तो आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए विश्लेषण कर रहे हैं, कभी हमारा विश्लेषण ठीक लगता है और कभी गड़बड़ लगता है, हमारे विश्लेषण भी गलत साबित होते हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है। हम लोग तो किताबी खुले हैं, हम अपना काम किए जा रहे हैं, लेकिन अगला जो पॉलिटिकल एक्शन है, सड़कों पे होने वाली जो राजनीतिक कार्रवाई है, वो राजनीतिक कार्रवाई जब तक गति नहीं पकड़ेगी, तब तक नरेंद्र मोदी का ये पूरा बंदोबस्त है अपनी तमाम विफलताओं के बावजूद इसी तरह चलता रहेगा, और उनकी लोकप्रियता की रेटिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अनुपम जी, ये जो दुबे जी कह रहे हैं, इसके बाद आप आगे की योजना क्या बनाते हैं? आपकी योजना क्या है? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि समय कम बचा है, अभी ये विषय विशद है, इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अब आप युवा हल्ला बोल के तौर पर ये बेरोजगार नौजवानों के सवाल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? आगे की योजना क्या है? आलोक जी, हमारी पहली कोशिश ये है कि रोजगार के बहुत बड़ी छतरी के नीचे जो अलग अलग कई समूह अपनी मांग को अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसा नहीं है कि सड़कों पे प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं छात्रों युवाओं के, खास करके हिंदी पट्टी में तो बहुत हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और हम लोग भी उसमें साथ मिलजुल के उसको दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो हो रहा है। पहली कोशिश हमारी ये है कि जितने अलग अलग तरह के डाइवर्स ग्रुप्स हैं, जिनके डिमांड का लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन एक हायर लेवल पे एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है कि असल में ये सभी बेरोजगार युवाओं के समूह जो हो, वो चाहे शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हो, चाहे किसी आयोग ने कटौती कर दी उसकी मांग कर रहे हो, चाहे किसी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हो, चाहे अलग अलग तरह की डिमांड्स हो, मांग सबकी ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हो और टाइम बाउंड फेयर सिलेक्शन हो। जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम बाउंड फेयर सिलेक्शन, कोशिश हमारी ये होगी और है, और हम लगातार लगे हुए हैं कि हम इसको चरितार्थ कर सकें इसको, वो ये कि ऐसे सभी समूह एकजुट हो, इन बेरोजगार युवाओं को समझ में आए कि एक दूसरे के अन्याय में साथ खड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी अपनी मांग कमजोर पड़ गई। उनको ये समझ में आने लग जाए कि सरकार पर तब ज्यादा दबाव बनता है जब एसएससी के अभ्यर्थी, रेलवे के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी और यूपीएससी के सीसैट वाले जो अपने कंपनसेटरी अटेम्प्ट के लिए 4 साल से भटक रहे हैं, वो सब जब एकजुट होते हैं और इस बात को समझते हैं कि एक लेवल पे उन सबकी मांग एक जैसी है और 2 लाइन में उन सबकी मांग को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो अगर ये सब एकजुट होंगे तो सरकार को समझ में आएगा। उस कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। सड़क पर छात्र उतरे, युवा उतरे, इस तरह के जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं इसके जरिए हम जरूर अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं
कि बाकी विमर्श बने, चर्चा हो इस पर ज्यादा से ज्यादा, और इस एकता को लेकर हम आगे कुछ सड़क पर बड़ा आंदोलन कर सके। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोशिश हमारी जरूर ये होगी कि ये सरकार चार मुख्य, अभी तो मैंने ये जब ट्रेंड चला तो मैंने एक प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें इमीडिएट तौर पे जो किया जा सकता है उसको लेकर 4 सुझाव दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बेरोजगारी की समस्या को लेकर कोई समाधान है, ये इमीडिएट जो सरकार को करना चाहिए, सरकार से तो अपेक्षा रखनी ही चाहिए सब कुछ, सारी बहस के बाद भी, और हमको तो अपनी बात कहनी ही चाहिए। वो ये कि सबसे पहला टाइम बाउंड फेयर रिक्रूटमेंट करे, मॉडल एग्जाम कोड जो हमने प्रपोज किया है उसको लागू करके सभी रिक्त पदों को भरे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बिल्कुल अनफिटेड सेलिंग ऑफ नेशनल एसेट्स हो रहा है इसको रोके, इन बैंकों को, इन पब्लिक एंटरप्राइजों को, इनको रोके। नंबर 3, ये जो पूरा लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ लेटरल एंट्री वो नहीं है कि आप एक्सपर्ट्स या टेक्नोक्रेट्स ढूंढ रहे हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेटरल एंट्री, अगर अभी तो चलिए जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे दे रहे हैं, असल में ये आइडिया और ये कॉन्सेप्ट हर तरह से गवर्नेंस में हर लेवल पे लागू करने की कोशिश है, तो इसको वी नीड टू निप इट इन द बड। अभी हम चाहते हैं कि इस चीज पे प्रतिरोध हो और इस चीज पे रुकावट हो। और चौथी बात ये कि रोजगार का अधिकार होना चाहिए, हमारा मानना है। अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो सकता है तो उसको हम यूनिवर्सलाइज करें, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी होना चाहिए, तो कम से कम जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उसके लिए, जिस तरह से मनरेगा में आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा ही था वो कुशन जिसके कारण देश सरवाइव कर पाए, तो उस तरह का अगर अर्बन एक हो तो ये 4 चीजें हैं जो तुरंत होनी चाहिए। इसके बाद और भी कई सुझाव हैं जो हम लगातार दिए हैं। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा अंत में, छोटा सा जवाब दें क्योंकि समय अब करीब खत्म होने को है। ये तो हुई केंद्र सरकार की बात और भारतीय जनता पार्टी की बात। कई राज्यों में दूसरी पार्टियां सरकारें चला रही हैं, आपको कोई एक राज्य ऐसा दिखता है इस देश का जहां की सरकार से आप संतुष्ट हैं रोजगार के मामले में? नहीं, मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं दिखता है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में यह खामी नहीं है, ये हमारे युवा हल्ला बोल के साथ ही राजस्थान में भी लगातार, जयपुर में जवाहर सर्कल पे हर 10-15 दिन में उनको मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ता है किसी न किसी मांग को लेकर। अन्य राज्यों की हालत आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश की हालत कैसी है, सिर्फ प्रचार हो रहा है आंकड़ों के सहारे। उन आंकड़ों को लेकर हम आरटीआई डालते हैं तो वही सरकार नहीं बता पाती है कि उन आंकड़ों का आधार क्या है, जिन आंकड़ों को लेकर उनके पॉलिटिकल पोस्टर्स पे प्रचार होता है। सरकार कहती है 4.25 लाख सरकारी नौकरी दे दिया 3.5 साल में। हमने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि आप विभागवार ब्यौरा दे दीजिए कि 4.25 लाख किन किन विभागों में दिया, वही सरकार कहती है उसका कार्मिक विभाग की हमको जानकारी नहीं है ऐसी। तो ये सब बाकी राज्यों में हो रहा है, और किसी राज्य में मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त किसी राज्य का परफॉर्मेंस ऐसा है जिससे हम कह सकें कि हम संतुष्ट हैं रोजगार के मसले पर। जी धन्यवाद अनुपम, और समय काफी हो गया, लेकिन अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, जो बात आखिर में मैंने अनुपम से पूछी, जानबूझ के इसलिए पूछी कि अब जब हम कहते थे रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तब शायद किसी दूसरे से उम्मीद होती थी कि ये वाली सरकार आएगी तो रोजी रोटी दे देगी। आज की तारीख में कोई दूसरी पार्टी भी सामने ऐसा एजेंडा लेके, ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं खड़ी है कि वो आएगी तो आपको रोजी रोटी दे देगी। इसलिए भी रोजी रोटी के सवाल पर क्या सरकार जा सकती है, ये सवाल अभी गंभीर है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है और इस सवाल पर अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।